आज हम देखेंगे एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो पहले हम एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं आधुनिकतावाद के बारे में। ठीक, आधुनिकतावाद यहाँ है। आधुनिकतावाद के बारे में जो विशेष गुण है यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, सत्ता, ज्ञान और सामाजिक व्यवहार पद्धति का एक विशेष सहयोग और जिसमें नवीनता और प्रगतिशीलता। सत्ता, ज्ञान, सामाजिक व्यवहार पद्धति, हमारा एक दूसरे से कैसा व्यवहार है, पूरे समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, जो सहयोग पद्धति होती है उसके बारे में हमेशा नवीनता होनी चाहिए। ठीक, नवीनता और प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता का मतलब आज का जो परिवेश है उसका हम डिसीजन किसी पुरानी मान्यता के आधार पर हम नहीं लेंगे, उसका डिसीजन आज की समस्याओं के आधार पे, आज की परिस्थितियों के आधार पर लेंगे। ठीक, इसको कहते हैं आधुनिकता। देखिए, आधुनिकतावाद की जो विशेषता होती है ज्ञानोदीप्ति, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं। ज्ञानोदीप्ति मतलब ज्ञान से प्रकाशित हो जाना। ठीक, ज्ञानोदीप्ति, ज्ञान से प्रकाशित हो जाना। तो इसके ज्ञानोदीप्ति में रहता क्या है, हम तर्क से कोई डिसीजन लेंगे, अपने विवेक से लेंगे, और जो हमें सौंदर्यन की अनुभूति होती है, सौंदर्यानुभूति जिसे कहते हैं, इन सब के आधार पे हम सत्य की खोज करेंगे। अपने तर्क के आधार पे, विवेक के आधार पे सत्य की खोज करेंगे, और इस सत्य की खोज से पूरे समाज में एक न्याय की स्थापना करेंगे। न्यायिक सामाजिक व्यवस्था मतलब सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी को बराबर का सम्मान मिले, सभी को बराबर की जैसे उपभोग की वस्तुएं, बराबर की उपभोग की वस्तुएं तत्पर है, कम से कम बेसिक चीज़ें सबको मिलती रहें, जो बेसिक आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। ठीक, ये चीज़ें होती है आधुनिकतावाद का सामान्य परिपेक्ष। लेकिन देखिए, आधुनिकतावाद की शुरुआत जो हुई थी 16वीं शताब्दी, लगभग 16वीं शताब्दी मतलब 1550-1560 के आसपास माना जाता है। 1560 से लेकर 1660 के आसपास, मतलब 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ये इसी समय में आधुनिकतावाद पूरी तरह से पूरे विश्व में प्रसारित हो चुका था। ये सब मान्यताएं बहुत सामान्य हो गई थी कि तार्किक आधार पर डिसीजन लेने चाहिए। और वैश्वीकरण, इन सिद्धांतों या इन मान्यताओं की वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई, मुख्यतः इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है पूंजीवाद। पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद के साथ ही आया था। ठीक, देखिए हुआ क्या था कि जब ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय उपनिवेशों का अलग अलग क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित हुआ था, अलग अलग क्षेत्र में जैसे ही उपनिवेश स्थापित किया, वहाँ के विचारों से यहाँ के लोग भी प्रभावित होने लगे थे। ठीक, और विचारों से कम वहाँ के जो क्या कहते हैं कि सिस्टम था, वहाँ ने जो अपने फायदे के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया था वो यहाँ पर भी लागू हुआ, सिस्टम यहाँ पर भी लागू हुआ। तो वो मान्यताएं भी धीरे धीरे यहाँ आने लगी। वो मान्यताएं तार्किक मतलब किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर विश्लेषित करना, ये सब मान्यताएं। तो इसीलिए माना ये जाता है कि जो आधुनिकीकरण आया कहीं न कहीं पूंजीवाद को सपोर्ट करने के लिए आया था। अब बात यह है कि पूंजीवाद को ये सपोर्ट कैसे करेगा, आधुनिकतावाद पूंजीवाद को कैसे सपोर्ट करेगा। पूंजीवाद से तात्पर्य है कि हम अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, लाभ एक तार्किक चीज़ है, लाभ एक तार्किक चीज़ है। तो अपने लाभ के लिए कोई ऐसी मान्यता जो आपके लाभ में बाधक बन रही है, उस मान्यता को हम खारिज करते हैं। कोई भी ऐसी मान्यता, हमें ये कहा जाए कि हम सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करेंगे, मान लीजिए एक सामान्य मतलब एक हल्का सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सुबह उठ के हम सूर्य नमस्कार करेंगे, हमें वही सुबह उठ के क्या कहते हैं अपने किसी क्लाइंट से बात करनी ना, तो लाभ का सिद्धांत ये कहता है कि हम सूर्य नमस्कार को डिले करेंगे, नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे, लेकिन पहले हम अपने लाभ के लिए क्लाइंट से बात करेंगे। ये होता है पूंजीवाद को सपोर्ट करने के लिए हमने एक मान्यता को त्याग दिया। तो धीरे धीरे जब भी पूंजीवाद के सामने संकट आया, उसने पुरानी मान्यताओं को सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया। इसीलिए माना जाता है कि जो पूंजीवाद के सामने जब जब संकट आया, अधिक से अधिक पुरानी मान्यताएं खारिज होती गई। लेकिन पूंजीवाद कभी भी क्या कहते हैं, पूंजीवाद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ, पूंजीवाद लगातार बढ़ता रहा, सरकारें गिरती गई, संस्कार खत्म होते गए, पुरानी मान्यताएं नष्ट होती गई, लेकिन पूंजीवाद अपने लगातार क्या करते हैं हर स्टेज के बाद ऊपर ही जाता गया, नीचे नहीं गया। मतलब सभी मान्यताएं, सभी विश्वास, सभी क्या कहते हैं कि सभी विचार सब पूंजीवाद के सपोर्ट में चलते गए। जो पूंजीवाद के पक्ष में होता वो बचा रहता, जो पूंजीवाद के विरोध में होता उसको खारिज कर दिया जाता। ठीक, ये सामान्य तौर पे माना जाता है कि मतलब जो
आधुनिकीकरण है वो पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाला विज्ञान है, समाज विज्ञान। अब इसके बारे में कुछ और, एक मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया था। ऐतिहासिक भौतिकतावाद, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। उन्होंने ये कहा था कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, ठीक। और शोषक वर्ग है, उनके पास समाज की अधिकतर संपत्ति है, शोषित वर्ग है उनके पास कम संपत्ति है। ये संपत्ति का अंतराल लगातार बढ़ता जाएगा और जब बढ़ के इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि शोषित वर्ग अपनी सहनशीलता खत्म कर देगा और उसमें कुछ जो बौद्धिक व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति उनके नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट हो जाएगा और क्रांति करेगा, पूंजीवाद या उच्च वर्ग को समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करेगा। ये उन्होंने माना था कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद के तहत कि विश्व में सभी जगह ऐसा ही इतिहास घटित होगा, विश्व के सभी स्थानों पे इसी जैसा इतिहास घटित होगा और कोई अंतर नहीं आएगा, सभी जगह क्रांति होगी। उन्होंने एक सार्वभौम सिद्धांत का निर्माण किया, सार्वभौम सिद्धांत, पूंजीवाद के समाप्ति का और समाजवाद की स्थापना का उन्होंने सार्वभौम सिद्धांत स्थापित किया। लेकिन वास्तव में सार्वभौम सिद्धांत सब जगह लागू नहीं हुआ। कुछ ही देशों में क्रांति हुई, कुछ ही देशों में समतामूलक समाज का निर्माण हुआ, वो भी कितना समतामूलक था, समय के साथ चीजें बदल गई, ठीक। तो इनका सार्वभौम सिद्धांत पे संशय उत्पन्न हुआ। समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सार्वभौम सिद्धांत दिया था ऐतिहासिक भौतिकतावाद, उस पर संशय उत्पन्न हो गया कि आखिर हर क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी जगह की स्थानिक परिस्थितियां अलग होती हैं, सभी जगह की, विश्व के सभी स्थानों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थी, इसलिए सभी देशों में क्रांति नहीं आई। अगर परिस्थितियां एक जैसी होती तो सभी देशों में क्रांति आती, ठीक। इसीलिए उनके सिद्धांत पर सवाल उठने लगे, सार्वभौम सिद्धांत पर। वहीं से शुरुआत हुई उत्तर आधुनिकतावाद की। उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति ये कहता है कि हम किसी सार्वभौम सिद्धांत को नहीं मानते। कोई भी सिद्धांत ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पूरे विश्व पे लागू कर दें? सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी क्या कहते हैं परिस्थितियां अलग है, सबके कल्चर अलग हैं, सबकी संस्कृति अलग है, सबकी सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक नियम अलग हैं। तो किसी भी युगांतकारी घटना को हर समाज अपने नजरिए से देखता है। इसीलिए वही मार्क्स की मान्यताएं भारत में अलग तरीके से घटी, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके परिस्थिति के हिसाब से घटी, वहीं रूस में अलग तरीके से घटी, चीन में अलग तरीके से घटी, सब में एक जैसी नहीं थी। सिद्धांत वही था, उसी को फॉलो करते थे लोग, मार्क्स के ही, लेकिन सब जगह अलग अलग घटी, क्योंकि सभी जगह की सामाजिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं है। हमारा व्यक्तित्व में एक दूसरे के अंतर है, सामाजिक परिस्थितियाँ समान है, व्यक्तित्व में अंतर है। तो ये कैसे कहा जाए कि सभी सिद्धांत एक जगह लागू हो पाएंगे, एक सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू हो पाएगा, ठीक। तो उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति ये मानता है कि हम किसी भी सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, किसी भी सार्वभौम सिद्धांत को हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे। जब तक उस पर तर्क वितर्क करेंगे, पुनर्परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, आलोचना करेंगे, इन सब करने के बाद अगर लगा क्या कहते हैं वो सिद्धांत कुछ हद तक उपयोगी है, तो हम केवल उस सिद्धांत को उस हद तक ही अपनाएंगे, ठीक। देखिए ठीक, इसके बारे में देखते हैं। एक सामान्य समझ हो गई होगी कि उत्तर आधुनिकतावाद से क्या तात्पर्य है और इसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे एक अध्ययन पद्धति जिसको कहते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद की अध्ययन पद्धति क्या है? अध्ययन पद्धति, मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक। अध्ययन पद्धति कैसी है?
तो इसके बारे में कहा जाता है यह एक पुनर्परीक्षण की अध्ययन विधि। पुनर्परीक्षण का मतलब हम किसी भी सिद्धांत, मान्यता, नियम का पुनर्परीक्षण करते हैं। इसमें पुनर्परीक्षण में उस नियम को उस व्यक्ति के जो देने वाला, नियम का सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति है, हमारा नियुक्ति पत्र में भाई लिखे नहीं। देखिए इसकी जो अध्ययन पद्धति है इसमें एक विशेष चीज आती है, संदेह का भाव। संदेह का किन किन चीजों के प्रति? हमारी बौद्धिक श्रेष्ठता के प्रति। प्रायः आधुनिकतावादी व्यक्ति ये मानने लगा था कि जो आधुनिक समाज है इस समय का अब तक का सबसे बौद्धिक समाज है, ठीक? तो उसके प्रति हमारा संदेह का भाव है। और अभी तक हम विज्ञान को संदेह से परे मानते हैं, लेकिन हम विज्ञान को भी अब संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान को भी संदेह, वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी, वैज्ञानिक विज्ञान की उपलब्धियों को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान की उपलब्धियों और बौद्धिक श्रेष्ठता के प्रति, मानव की बौद्धिक श्रेष्ठता, बौद्धिक श्रेष्ठता, इसके प्रति संदेह का भाव रहता है। और आज हमारे समय की या आधुनिक समय की, आधुनिक विश्वव्यापी संकल्पनाओं के, विश्वव्यापी विश्वव्यापी संकल्पना, इन तीनों के प्रति संदेह का भाव होता है। संदेह का भाव से क्या तात्पर्य है? संदेह का प्राप्त है कि हम बिना तर्क वितर्क किए किसी चीज को नहीं मानते, चाहे वो विज्ञान ही क्यों हो, ठीक? कोई कहे कि बौद्धिक, आज हम सबसे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ प्राणी हैं, हम नहीं मानेंगे। हम विचारेंगे, मानेंगे तब जब सब विचार विमर्श कर लेंगे तब मानेंगे, तार्किक रूप से सबको तौल लेंगे। आधुनिक विश्वव्यापी संकल्पनाओं के प्रति, संकल्पना एक मतलब जो सिद्धांत है, आधुनिक समय में तमाम सिद्धांत बने हैं। हमारा ब्रह्मांड ऐसा है, हमारे ब्रह्मांड का आकार ये है, पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जैसे नेबुला थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, चेम्बरलिन की थ्योरी पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति संदेह का भाव। और खासकर सामाजिक सिद्धांतों के प्रति। सामाजिक सिद्धांत का मतलब आप ऐसे समझिए कि हम कुछ मान्यताओं को, मतलब कुछ चीज़ों को समाज में देखते हैं, उसको ले मिलाकर एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जैसे एक सामान्य सिद्धांत है कि हम लोग देखें मानव बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, इसलिए कह दिया कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। लेकिन क्या हम इसको पूरी तरह स्वीकार कर लें कि मानव एक विवेकशील प्राणी है? उदाहरण देखते हैं, हम जाते हैं सब्जी लेने, 10 दुकानें हैं। विवेकशील प्राणी की खास विशेषता होती है कि वो पहले 10 दुकान पे सामान की कीमत पूछेगा, फिर जहाँ सबसे सस्ता होगा और जहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी वहाँ लेगा। लेकिन क्या हम सच में 10 दुकान में पूछते हैं? नहीं। प्रायः हर बार एक दुकान पे जाते हैं और मान लिए होते हैं कि नहीं वहाँ सस्ता मिल रहा होगा, उठा के ले जाते हैं। ये विवेकशीलता के विरुद्ध है। तो हम किसी भी चीज़ को कैसे मान लें कि मानव एक विवेकशील प्राणी, हमने तमाम चीज़ों को देखते हुए एक सिद्धांत बना दिया। तो हम किसी भी सिद्धांत को एकदम से नहीं मान लेंगे, ठीक? मानेंगे, कुछ हद तक मानेंगे, जिस सीमा तक वो सही है, ठीक? और दूसरा इसका क्या गुण है? उदारता, अधिक उदार, अधिक उदार। ये बड़ी मजेदार चीज है। मतलब उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति अपने आप में उदार व्यक्ति होता है, वो सभी को अपने तरीके से जीने की अनुमति देता है, ठीक? आधुनिक व्यक्ति सभी को अपने तरीके से जीने की अनुमति देता है, उनके विचारों को छोड़ देता है, खुली छूट। उनके क्या कहते हैं, सांस्कृतिक धर्म को, हर चीज़ को अपनाने को छोड़ देता है, पहनावे को अपनाने को छोड़ देता है अपने तरीके से। लेकिन ये और अधिक उदार है, ये व्यक्ति के विचारों को भी अपने तरीके से व्यक्त करने की, पहले वाला भी देता था, लेकिन ये अलग तरीके का है। ये दो व्यक्ति विरोधी बात कहते हैं, दोनों को स्वीकार करता है। जैसे एक बाइक वाला आ रहा है, एक ट्रक वाला आ रहा है, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति ने कहा बाइक वाले की गलती है, दूसरे ने इधर से देखा हुआ नहीं ट्रक वाले की गलती है। उत्तर आधुनिकतावाद दिए कहेगा संभव है कि दोनों सही हो। मतलब वो
किसी को जल्दी अस्वीकार नहीं करेगा। कला के दो प्रकार हैं, कला की, संस्कृति की, मान्यताओं की एकदम विरोधी व्यक्ति को सही मानेगा। मतलब ऐसा हो सकता है दो धर्म में दो एकदम विरुद्ध बातें कही हुई, एक दूसरे से अलग, जो एक सही होगा तो दूसरा तय है नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति होगा, उत्तर आधुनिक मनुष्य होगा, वो दोनों को संदेह के भाव से देखेगा और दोनों को मानेगा। ठीक, मतलब कला, संस्कृति, समाज को लेके अधिक उदासीन, कला की विरोधी शैली, शैली के प्रति, ठीक, कला की विरोधी शैली के प्रति, समाज में ठीक, और सत्ता या राष्ट्र सत्ता इत्यादि। ठीक, हर चीज, हर आधुनिक मान्यताओं के प्रति अधिक उदार होगा। दो विरोधी चीजों को, दो विरोधी मान्यताओं को, दो विरोधी बातों को सही मान सकता है। यह है उत्तर आधुनिकतावाद, अधिक उदार। ठीक, इनकी ये दो विशेषताएं हैं। अब इसके थोड़ा सा एक बार फिर से शुरुआत में चलते हैं, जहां से शुरू हुआ था। ऐतिहासिक भौतिकतावादी जो सिद्धांत है उसको विरोध को लेकर। ऐतिहासिक भौतिकतावादी सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि समाज में एक उच्च वर्ग होगा, एक निम्न वर्ग होगा। उच्च वर्ग के पास ज़्यादातर संपत्ति होगी, निम्न वर्ग के पास अपेक्षाकृत कम संपत्ति होगी। जब नीचे वर्ग वाला अति शोषित हो जाएगा तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग सबको एकजुट करेंगे, क्रांति करेंगे और समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। इतनी चीज़ें हैं। ये सिद्धांत को सार्वभौमिक मानता है। उत्तर आधुनिकतावादी जो होता है सार्वभौम सिद्धांतों के निर्माण पर विशेष रुचि रखता है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद जो होगा वो ये कहेगा कि हम इस सिद्धांत को सभी समाज पे नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी सभी जो समाज होगा स्थानिक रूप से भिन्न है। मतलब इसने स्थान को शामिल कर दिया, स्पेस, स्थान, समय, इन दोनों को इसने मान्यता दी कि समय तो महत्वपूर्ण है। समय का मतलब इतिहास, इतिहास के साथ साथ भूगोल भी महत्वपूर्ण। ये दोनों मिलकर एक विशिष्ट सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान समझिए। कोई भी समाज है किसी निश्चित स्थान पर होगा, पृथ्वी के किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, वो क्षेत्र की अपनी विशेषता होगी। उस विशेषता के अनुसार उस भौगोलिक संरचना, मतलब सामाजिक संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात, उम्र वाले अधिक, अलग अलग उम्र के व्यक्तियों का अनुपात और अलग अलग धर्म जाति के भिन्न लोगों का अनुपात, जिसको सामाजिक संरचना में शामिल किया जाता है। तो वो विशिष्ट सामाजिक संरचना का निर्माण करेगा और जिसमें वहाँ का स्थान शामिल होगा। स्थान मतलब चूंकि वहाँ का स्थान सबसे अलग है, इसलिए अलग प्रकार की सामाजिक संरचना होगी। और इतिहास का मतलब वो कितने समय तक उस स्थान पर रहे, वो समाज कितने समय तक उस स्थान पर रहा है और किस किस परिस्थितियों से गुजरा है। ठीक, ये दोनों मिलकर विशिष्ट सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। उस सामाजिक संरचना का अध्ययन ही उत्तर आधुनिकतावाद का उद्देश्य है। और उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो जो गरीब वर्ग होंगे उसका अध्ययन, जो वहाँ के विशिष्ट रहने वाले व्यक्ति होंगे उसके नज़रिए से देखा जाएगा और उनमें जो नियमों का निर्माण किया जाएगा गरीब वर्गों के पक्ष में किया जाएगा। ठीक, इसे समझना है। स्थान और समय के सापेक्ष में रहेगा। और अगर हम किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो हम दूर से उसको देख के उसके बारे में आकलन नहीं करेंगे, उसको उनके नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे जो उस स्थान पे प्रॉपर रह रहे हैं। अगर उसके बारे में हमें अध्ययन करना है तो वहाँ हम जाएंगे, रहेंगे, उनकी व्यक्तिगत सभी समस्याओं को समझेंगे और उनके नज़रिए से उनकी समस्याओं को देखने का प्रयास करेंगे। ये होता है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक, तो आज लगभग बेसिक उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में हो गया है। इतनी सी ही चीज़ें हैं। ठीक।